ओके सो हमने लास्ट क्लास में रिडॉक्स किया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है बेसिकली? इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करते हैं। आयोनिक कंपाउंड को, किसी सॉल्यूशन को आपने ब्रेक डाउन करना है इनटू इट्स आयंस, एक्वियस आयंस। सो ब्रेक डाउन ऑफ एनी कंपाउंड, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी और लिसिस का मतलब होता है टू ब्रेक डाउन। यानी कि आप किसी भी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए ऑब्वियसली आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और याद रखना, इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो बड़े स्ट्रॉन्ग कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने की एबिलिटी रखती है। वैसे तो हम किसी कंपाउंड को हीट करके भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं, पता है ना आपको। आप हीट करके ब्रेक डाउन कर दो। लेकिन जो इलेक्ट्रोलिसिस है वो स्पेसिफिकली किस कुछ ऐसे मेटल्स के लिए होती है जो बड़े रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जिनका बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इतनी आसानी से वो नॉर्मल मेथड से सेपरेट नहीं होते हैं, तो अल्टीमेटली हम उनको जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके तब हम उन्हें क्या कर रहे होते हैं, सेपरेट करते हैं। सो क्या क्या चीजें चाहिए इलेक्ट्रोलिसिस में? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल चाहिए आपको, और इलेक्ट्रोड्स चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, बैटरी चाहिए, वायर्स चाहिए। ये बहुत जरूरी चीजें हैं जो इलेक्ट्रोलिसिस करने से पहले आपको ये आपके पास होनी चाहिए। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप लोग क्या करते हो कि किसी भी कंपाउंड मोल्टन और एक्वियस स्टेट में विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज, इसको ना मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर। हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, यानी कि बहुत आसान अल्फाज में अगर मैं आपको कहूँ, तो ये जो बीकर होता है जिसमें आप इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे होते हो, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यानी वो इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हो। और ये जो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, ये वाली, ये इलेक्ट्रोलाइट की है। ये किसकी है? इलेक्ट्रोलाइट की है, याद रखना। सो दिस इज फॉर इलेक्ट्रोलाइट। तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ। ये हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन क्या है? कंपाउंड इन मोल्टन और एक्वियस स्टेट व्हिच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जैसे सोडियम क्लोराइड एक्वियस, सोडियम क्लोराइड लिक्विड, HCl एक्वियस, H2SO4 एक्वियस। तो वो इलेक्ट्रोलाइट है। और आसान करूं, जिसकी तुम इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे होते हो वो इलेक्ट्रोलाइट होता है। सही है ना? जिसकी तुम इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हो वो कौन है? वो इलेक्ट्रोलाइट है। सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रोड क्या होता है भाई? द प्लेट एट विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस। कोई भी ऐसा सब्सटेंस, और कोई भी का मतलब गुड कंडक्टर होना चाहिए भाई। कोई भी, जब मैं बोलूँ ना कोई भी, तो इसका मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? कि एक चीज गुड कंडक्टर ही नहीं है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी ही पास नहीं हो रही है, वो कैसे एज एन इलेक्ट्रोड एक्ट कर रहा होगा? जैसे कोई प्लास्टिक का आप सब्सटेंस नहीं ले सकते हो, वो तो बैड कंडक्टर होगा, आप उसको एज एन इलेक्ट्रोड कभी भी यूज नहीं कर सकते हो। तो नॉर्मली हम मेटल्स ले रहे होते हैं, नॉर्मली हम ग्रेफाइट को एज एन इलेक्ट्रोड ले रहे होते हैं, प्लैटिनम भी होता है, प्लाडियम भी होता है, समटाइम कॉपर इलेक्ट्रोड भी होता है। तो डिपेंड करेगा कि हम किस टाइम किसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। तो इट वेरीज। ओके, इलेक्ट्रोड मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि मेटल के भी होते हैं, ग्रेफाइट का भी होता है। लेकिन मेटल का मतलब आप समझ जाओ कि ग्रुप 1 के मेटल्स नहीं होने चाहिए। आपको पता है ना, बहुत रिएक्टिव है ग्रुप 1 के मेटल्स। देखो, इलेक्ट्रोड को हम उसकी सरफेस यूज करेंगे। हम ये नहीं चाहते कि इलेक्ट्रोड रिएक्शन करे, यानी रिएक्शन में इन्वॉल्व ना हो। आपने चाय में चीनी डिसॉल्व करनी है ना, आप चम्मच से डिसॉल्व करोगे ना। तो आपका चम्मच कैसा होना चाहिए? चम्मच शुड शुड बी अनरिएक्टिव। ऐसा ना हो कि चीनी डिसॉल्व करने के साथ साथ चम्मच भी डिसॉल्व हो जाए। इलेक्ट्रोड की जो सरफेस है वो हमको एज अ उसको यूज करना है, ना कि आपका पूरा इलेक्ट्रोड रिएक्शन में टेक पार्ट कर ले, नहीं। तो इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड भी होता है और अनरिएक्टिव इलेक्ट्रोड भी होता है। अनरिएक्टिव इलेक्ट्रोड में हमारे पास जो है वो ग्रेफाइट भी आता है, प्लैटिनम भी आता है, प्लाडियम भी आता है। और रिएक्टिव मेटल में हमारे पास जो हमारे सिलेबस में है वो कॉपर है। रिएक्टिव मेटल की एग्जांपल हमारे पास है कॉपर। और अनरिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स में आप देख लो, ग्रेफाइट भी है, प्लैटिनम भी है। ओके,
तो ज्यादातर वैसे मोस्टली ये दो ही आ रहे होंगे आपके पास, ग्रेफाइट और प्लैटिनम, ओके, अनरिएक्टिव में। तो आगे हम इसकी उसको और डिटेल से डिस्कस करेंगे, फिलहाल के लिए एक थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा हूँ इसका। कैथोड क्या है भाई, जिसपे नेगेटिव चार्ज हो। देखो कैथोड आप अपनी मर्जी से बना सकते हो, यानी हर वो सब्सटेंस जिसको आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दोगे, हर वो सब्सटेंस जिसको आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दोगे वो आपका कैथोड बन जाएगा। क्यों? कि उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और हर वो सब्सटेंस जिसको आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दोगे उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो क्या हो जाएगा? है वो एनोड हो जाएगा। तो ये तो हमारे हाथ में है ना। देखो ये पैदाइशी नहीं होते कि आपको, आप मार्केट में जाओ उनको बोलो मुझे कैथोड चाहिए मुझे एनोड, भाई वो तो एक, आप कोई भी मेटल की स्ट्रिप ले लो। ओके, बात को समझना जरा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप कोई भी मेटल की स्ट्रिप ले लो और अगर आप उसी स्ट्रिप को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हो तो वो कैथोड बन जाएगा। उसी स्ट्रिप को अगर आप पॉजिटिव से जोड़ दोगे तो वो एनोड बन जाएगा। है ना, मेक इट सिंपल। ऐसा नहीं कि मतलब आप किसी चीज का नाम लेके उसको स्पेसिफिक कर रहे हो, नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं होता, ये हमारे हाथ में है भाई, हम इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, आप कैथोड को एनोड बना सकते हो, आप एनोड को कैथोड बना सकते हो, ये आपके ऊपर है। ये आपके ऊपर है, याद रखना। ओके, इसके अलावा अ, फिर ये एक सेंटेंस जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये आपके बड़े काम आएगा। रिडक्शन अकर्स एट कैथोड। रेड कैट, लाल बिल्ली, लाल बिल्ली, रेड कैट। रेड, रेड फॉर रिडक्शन, कैट फॉर कैथोड। तो रिडक्शन होती है कैथोड पर और ऑक्सीडेशन होती है एनोड पर। बोले तो एनॉक्स, एनॉक्स। एनएक्स का नाम सुने ना आपने? एनएक्स की जूसर मशीन आती है, एनएक्स प्रॉपर कंपनी है। जैसे डावलेंस है ना, ऐसे एनएक्स भी है, एनएक्स की जूसर मशीन आती है। एनॉक्स, थोड़ा सा याद रह जाएगा आपको चीजें ना इस तरह से। एनॉक्स बोले तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। ओके, और यहाँ पर मैंने एग्जांपल दे दी कि यार इनर्ट इलेक्ट्रोड कौन से होते हैं? which do not take part in a chemical reaction, that is also known as unreactive electrode, जिसमें प्लैटिनम है, प्लाडियम है, ग्राफाइट है। और रिएक्टिव इलेक्ट्रोड मतलब which takes part in a reaction, वो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है। तो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड की एग्जांपल हमारे पास जो हमारे सिलेबस में है वो कॉपर है। समझ रहे हो आप बात को? तो ये जो मैंने डायग्राम बनाई है ना, इन सब को मैंने यहाँ पर समराइज कर दिया है। इन सब को मैंने यहाँ पर समराइज कर दिया कि यार इन चीजों को आपने यूज करना है, इस तरह से आपने सेटअप लगाना है, इस तरह से आपने सेटअप लगाना है। किस तरह से इलेक्ट्रोड को जोड़ते हैं, कहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट होता है, कहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, सो अब आप अगर इसको देखो तो एक चीज और यहाँ पर जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, बात को समझिएगा जरा गौर से। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस उसने मेंशन किया है कि आपको इलेक्ट्रॉन का फ्लो पता होना चाहिए, लाइक पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो इज फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन फ्लो इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस बात को मेंशन कर रहा हूं मैं यहाँ पर। जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है लाइक दिस, वो भाई मेरे पॉजिटिव टू नेगेटिव है। ओके, पॉजिटिव टू नेगेटिव। बोले तो यहां से यहां, क्या कहते हो? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। दिस इज एन इलेक्ट्रॉन फ्लो। इलेक्ट्रोलिसिस में ऐसा ही होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी आपकी। मतलब अभी तक मैंने आपको सिर्फ ये बताया उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देखो इलेक्ट्रोलाइट आपको पता होना चाहिए। मैंने क्या कहा आपको, आसान अल्फाज में बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? जिसकी इलेक्ट्रोलिसिस तुम कर रहे हो। वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो वाटर आपका इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, और तुम सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो तो सोडियम क्लोराइड तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट है।
तुम सल्फ्यूरिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो, सल्फ्यूरिक एसिड तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोड क्या है? इलेक्ट्रोड क्या है? जिस मेटल की स्ट्रिप को तुमने बैटरी के टर्मिनल से जोड़ा हुआ है, वो तुम्हारा इलेक्ट्रोड बन गया। वो तुम्हारा क्या बन गया? वो तुम्हारा इलेक्ट्रोड बन गया। इवन के तुमने चम्मच ले ली, चम्मच, और से सुनना जरा, मैं तुम्हारा एक ग्राउंड सेट कर रहा हूँ। चम्मच ले ली तुमने, चम्मच को तुम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दो, तो पता है तुम्हारी चम्मच कैथोड बन जाएगी। उसी चम्मच को तुम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दो, तो वो चम्मच तुम्हारी एनोड बन जाएगी। तो ये तो आपके हाथ में है भाई मेरे। ओके। और फिर मैंने आपको कहा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो कि जिस बर्तन में तुम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो, जिस बर्तन में तुम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो वो क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। फर्दर मैं इसको इलैबोरेट नहीं कर रहा, और इतना यहाँ तक मोर देन एनफ है। ओके। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमारे सिलेबस में तीन तरह की इलेक्ट्रोलिसिस हैं जो हम डील कर रहे होंगे। मोल्टन की इलेक्ट्रोलिसिस, डाइल्यूट सॉल्यूशन की, और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की। देखो, अगर सॉल्यूशन होगा ना तो उसके नीचे एक्वियस लिखा हुआ होगा। क्या बोला मैंने? अगर सॉल्यूशन होगा तो उसके नीचे क्या लिखा हुआ होगा? एक्वियस लिखा हुआ होगा। एक्वियस, एक्वियस लिखा हुआ होगा। एक्वियस मीन सॉल्युबल इन वाटर। ओके। तो अब मैं आ रहा हूँ मोल्टन की तरफ। मोल्टन का मतलब ये होता है आपने किसी चीज को हाई टेम्परेचर पे मेल्ट कर दिया। इसमें वाटर नहीं होता। मोल्टन में वाटर नहीं होता है। मोल्टन इज अ लिक्विड स्टेट। लोगों के जहन में फौरन से ये आ जाता है कि यार लिक्विड होगा तो वाटर भी होगा। नहीं भाई नहीं, वाटर होता तो एक्वियस आता है इसके नीचे। तो ये तो अपना माइंड सेट कर लो, अभी से ही साफ कर लो कि लिक्विड में और एक्वियस में क्या फर्क है। ओके। लिक्विड का मतलब जिसमें वाटर नहीं होता बल्कि हाई टेम्परेचर पे हमने उसे मेल्ट किया हुआ है। अगर NaCl के नीचे एक्वियस लगा हुआ हो तो आप समझ जाओ कि उसको हमने पानी में डिसॉल्व किया हुआ है। एक्वियस और लिक्विड दोनों का डिफरेंस आपको जरूर पता होना चाहिए। लिक्विड का मतलब हाई टेम्परेचर पे मेल्ट किया हुआ है। लाइक वो सॉलिड था, आपने उसे मेल्ट कर दिया, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आपने उसमें पानी डाल दिया। पानी डालना इज समथिंग एल्स, वो एक्वियस हो जाएगा फिर। ये डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके। क्योंकि ये डिफरेंस अगर आपको नहीं पता होगा, आप प्रोडक्ट ही डिसाइड नहीं कर पाओगे कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, कैथोड पे कौन जा रहा है, एनोड पे कौन जा रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैंने क्या किया, मैंने सेम अपैरेटस लिया और मैंने उसमें NaCl डाल दिया, लेकिन मोल्टन। लाइक मैंने उसे पहले मेल्ट किया फिर NaCl डाला। ओके। क्योंकि रूम टेम्परेचर पे सोडियम क्लोराइड तो सॉलिड होता है, तो आप उसे मेल्ट तो करो पहले यार। आपने उसे हाई टेम्परेचर पे मेल्ट किया। वैसे सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस है। अराउंड 800 डिग्री, इतना टेम्परेचर दोगे तो वो NaCl आपका मेल्ट होगा। और जब वो मेल्ट होगा तुम उसको इस तरह से बीकर में डालोगे, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डालोगे, तो फिर आप उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हो। अदरवाइज उसकी इलेक्ट्रोलिसिस नहीं कर सकते हो। तो भाई मैंने बीकर लिया, उसमें मैंने NaCl डाल दिया। जैसे ही मैंने NaCl डाला मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास की। देखो, जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो ना, एक चीज याद रखना भाई, इलेक्ट्रिसिटी पास करने से आपका कंपाउंड ब्रेक डाउन हो जाता है। जितनी बातें मैं इस कंपाउंड के लिए कर रहा हूँ ना, इसके लिए यही सारी बातें सबके लिए एप्लीकेबल होंगी। तो आपको चाहिए आप सिर्फ एक को समझ लो। एक को समझोगे तो बाकी सारी चीजें खुद ब खुद आपको समझ आती चली जाएंगी। लेकिन शर्त है कि एक को समझो, इसको इसके समझने का हक भी अदा करो। बिल्कुल भरपूर तरीके से एक एक चीज को एक्सप्लेन करो। नहीं हो तो उसके पीछे पड़ जाओ। ओके। तो आपने क्या किया, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की। इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद वो कंपाउंड क्या हो गया? टूट गया इनटू पॉजिटिव और नेगेटिव। बड़े अजीब अजीब से क्वेश्चंस आ रहे होते हैं बच्चों की तरफ से, आपको कैसे पता लगा किस पे पॉजिटिव चार्ज है किस पे नेगेटिव चार्ज है? तो भाई हमेशा याद रखना, पहला जो पार्ट होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो दूसरा पार्ट होता है वो नेगेटिव पार्ट होता है। So first part is positive always, this is fixed, और second part is negative, this is always fixed। ऐसे नहीं हो सकता कि पहले पे नेगेटिव आ गया, नहीं। जब भी आप इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो हमेशा ट्रेंड ऐसा ही होता है कि पहले पे पॉजिटिव होता है और दूसरे पे नेगेटिव होता है। तो ये तो इसका तो कोई मसला ही नहीं है। इसका तो कोई मसला ही नहीं है। अच्छा जी। अब इस वाले बीकर में आप इमेजिन करो कि अब ये NaCl NaCl नहीं है बल्कि टूट गया है अब ये।
तो क्या मेरे पास एक ही NaCl है? नहीं भाई, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अ लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स आई हैव, लाइक अ लॉट ऑफ आयंस वी हैव। ऐसे ऐसे Na प्लस पता नहीं कितने करोड़ों होंगे, हजारों होंगे, लाखों होंगे इस छोटे से बीकर में। आयंस का साइज ही क्या होता है, इट्स वेरी स्मॉल इन साइज। तो बहुत सारे कैटायंस होंगे, बहुत सारे एनायंस होंगे इस बीकर में। क्यों? ये आयंस कहाँ से आए? आपने ही तो इलेक्ट्रिसिटी पास की थी, सोडियम क्लोराइड को ब्रेक डाउन किया था। जब तक तुम ब्रेक डाउन नहीं करोगे तो आयंस कैसे बनेंगे? आपने ही तो ब्रेक डाउन किया है उसे। तो अब आपने आयंस तो बना दिए, यानी बीकर में आयंस तो इंट्रोड्यूस आपने करा दिए। अब ये आयंस करेंगे क्या? देखो, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। कैसे? मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ये जो स्ट्रिप है, और बाय द वे ये ग्रेफाइट है। ये क्या है? ग्रेफाइट है। क्या है ये? ग्रेफाइट है। मैं इसको यहाँ लिख भी देता हूँ कि दिस इज मेड ऑफ मेड ऑफ ग्रेफाइट। मेड ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है, पता है ना आपको, अनरिएक्टिव होता है ये। तो अब आपने इसको बैटरी के किस वाले पार्ट से जोड़ा है? पॉजिटिव से ना, इससे। तो भाई इस पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव आ गया ना। और पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? ये एनोड हो गया। सिंपल सी बात है। और इस वाले स्ट्रिप को आपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है, तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। तो ये क्या हो गया? कैथोड हो गया। आप इसकी पोजीशन चेंज भी कर सकते हो, क्या मसला है? आप इसको नेगेटिव से जोड़ दो, इसको पॉजिटिव से जोड़ दो, समझिएगा जरा बात को। ओके, सो यू कैन डू दिस। बस कॉन्सेप्ट है ना, कि अगर नेगेटिव से जुड़ा होगा तो कैथोड होगा, पॉजिटिव से जुड़ा होगा तो एनोड होगा, मतलब कॉन्सेप्ट है ये। ओके। अब कैथोड पे तो नेगेटिव चार्ज है, यानी कि इस पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। देखो, मैं ये कह रहा हूँ आपको, मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को दोबारा। मैंने ये कहा, देखो, एक एक लाइन को समझो, एक एक पॉइंट को समझो मेरी तुम। और जब नहीं समझ आए ऐसे ही मैसेज कर दो कि मुझे रिपीट कर दें। अगर यहाँ बोलने में शर्म आ रही है, मैसेज कर दो मुझे व्हाट्सएप पर। मैंने पहली बात आपको क्या बोली? दिस इज पॉइंट नंबर 1। आपने कंपाउंड लिया, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की, ब्रेक डाउन हो गया। दिस इज पॉइंट नंबर 1। आपने कंपाउंड को ब्रेक डाउन कर दिया। वो कोई भी कंपाउंड हो सकता है, NaCl भी हो सकता है, MgCl2 भी, भाई कोई भी कंपाउंड हो सकता है। वो आपने तोड़ दिया उसको। यानी कि ये सारे के सारे आयॉन्स जो तुम्हें नजर आ रहे हैं ना, ये इस बीकर में है। बहुत सारे आयॉन्स हैं, बहुत सारे आयॉन्स हैं। पॉजिटिव आयॉन्स भी हैं और नेगेटिव आयॉन्स भी हैं। अब मेरा अगला मेन पार्ट, मेन पॉइंट, सेकेंड पॉइंट। अब ये आयॉन्स बन गए, अभी ये क्या करेंगे? अभी अपनी ऑपोजिट पोजीशन पे जाएंगे, यानी जो कैट आयन है, पॉजिटिव आयन, वो कैथोड की तरफ जाएगा, क्योंकि कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। और जो नेगेटिव आयन है, वो कहाँ जाएगा? अपने पॉजिटिव के पास, यानी कि एनोड के पास। ये मेरा सेकंड पॉइंट है। मैंने अभी तक 2 पॉइंट्स बताए हैं आपको। यहां तक बात क्लियर हुई है तो ओके की रिपोर्ट है। फिर आप आगे समझना। तो सबसे पहले आपने कंपाउंड को ब्रेक डाउन कर दिया, आयॉन्स बना दिए। आयॉन्स बना दिए, उन्होंने अपने ऑपोजिट पे मूव करना शुरू कर दिया। यानी पॉजिटिव आयॉन ने मूव किया कैथोड की तरफ, और नेगेटिव आयॉन ने मूव किया एनोड की तरफ। सही है जी? ओके। इसके बाद क्या होगा? ऑपोजिट आयॉन्स चले गए। फिर फिर क्या होगा भाई? ऑपोजिट आयॉन्स चले गए तो फिर ये होगा कि अब Na पॉजिटिव जब कैथोड पे गया, अब थोड़ी सी काम की बात है। Na पॉजिटिव जब कैथोड पे गया, देखो कैथोड पे आपको पता है ना नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव का मतलब, उस पे देखो, जिस पे भी नेगेटिव चार्ज होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं ज्यादा। तो कैथोड तो इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन रिच है। कैथोड हैज मेनी इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि इट हैज अ नेगेटिव चार्ज। Why cathode has a negative charge? You have connected the cathode to the negative terminal of the battery. So automatically cathode पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आपने तो अटैच किया उसे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब जब Na प्लस कैथोड पे जाएगा तो उससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा और खुद न्यूट्रलाइज हो जाएगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन होता है ना। तभी तो मैंने आपको शुरू में कहा था रेड कैट। क्यों कहा था? इसलिए तो कहा था कि कैथोड पे चीजें रिड्यूस होती हैं, क्योंकि कैथोड बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, वो बांटेगा इलेक्ट्रॉन अब। सही है ना? वो बोलेगा मेरे पास कोई भी पॉजिटिव आया और मैं उसको इलेक्ट्रॉन दूं। और कुएं के पास प्यासा जाता है भाई। आपको प्यास लग रही है,
आप कूलर के पास जाओगे, कूलर थोड़ी चल के आएगा तुम्हारे पास, आयन जाएगा, आयन जाएगा माइनस के पास, क्योंकि इस आयन पे है पॉजिटिव चार्ज, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। जब तक इसे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा ना, ये घूमता रहेगा, ख्वार होता रहेगा ये उस बीकर में। और ये बीकर कोई इतना बड़ा थोड़ी है कि है, जो है ना, पूरी दुनिया जितना बीकर मैंने ला के खड़ा कर दिया, उसमें आयॉन्स पागल होके घूम रहे हैं, मैं कहाँ जाऊं, छोटी सी जगह है, छोटा सा बीकर है, हल्का सा भी मूव करेगा तो वहां पहुंच जाएगा। वो बड़ा छोटे छोटे बर्तन होते हैं, वो इतने बड़े पैमाने पे हम ये नहीं कर रहे काम। सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि यार कैटायन बना, यानी Na पे पॉजिटिव चार्ज आया और वो कैथोड पे चला गया। देखो कोई चीज बिला वजह में तो नहीं जाती ना। आप भी कहीं अगर जाते हो तो क्या बिला वजह में जाते हो? नहीं ना, कोई वजह होती है, कोई रीजन होता है। बिला वजह में तो पागल लोग जाते हैं। मतलब मतलब तुम लोग कहीं भी ऐसे ही बिला वजह में चले गए, खड़े हो गए, कोई रीजन नहीं है किसी चीज का। देखो आयन जब गया है ना, तो वो कुछ करेगा, किसी रीजन से गया है वो वहां पर। तो ये जो Na+ है ना, इसको भी कोई लालच है, ये जाएगा कैथोड के पास, वहां से लेगा इलेक्ट्रॉन। प्लस का मतलब इट नीड्स एन इलेक्ट्रॉन, प्लस का मतलब इट नीड्स एन इलेक्ट्रॉन। जैसे ही उसने इलेक्ट्रॉन लिया, वो चार्ज खत्म हो गया। अब दोबारा थोड़ी मैं चार्ज लगाऊंगा यहाँ पर, इट हैज जीरो चार्ज। क्यों? कि उसकी जरूरत पूरी हो गई, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए था, उसने ले लिया। ये कैथोड पे आपका काम हो गया। ओके। अब तुम देखना कि तुम्हारे कैथोड पे ऐसी यहाँ पर ना, ऐसे 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 करके सोडियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। सोडियम मेटल, सोडियम मेटल क्या हो जाएगा? डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो तुम्हारा साइज ऑफ कैथोड इंक्रीज हो जाएगा, यानी ये जो कैथोड था ना, ये इसका साइज ये मोटा हो जाएगा थोड़ा सा। अब आप बोलोगे यार इसका साइज क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इस पे Na आके चिपक रहा है, क्योंकि इस पे सोडियम आके चिपक रहा है भाई। ओके, इस पे सोडियम आके चिपक रहा है, तो साइज बढ़ जाएगा कैथोड का। तो ये मेक श्योर हो जाएगा कि हाँ यार सोडियम आके लग रहा है। आपको नजर आ रहा होगा आहिस्ता आहिस्ता करके वो थिक होता जा रहा होगा आपका कैथोड। ये तो हो गई कैथोड की कहानी। अब आ जाओ एनोड पे। एनोड पे कौन जा रहा है? Cl-। देखो एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। एनोड पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और सबको पता है कि पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। एनोड को किस चीज की जरूरत है? इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। एनोड को किसकी जरूरत है? इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो एनोड के पास जाएगा Cl-। करेगा क्या? फिर वही बात मैं आपको बोलूंगा, बिला वजह में तो नहीं जा रहा ना, कुछ तो होगा। देखो इस पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, आप समझ रहे हो बात को? हर हर चार्ज अपने आप को खत्म करने की कोशिश करता है, क्योंकि चार्जेस आर अनस्टेबल। अगर किसी पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करके उसे खत्म कर देगा, और अगर किसी पे नेगेटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करके उसको खत्म कर देगा, लेकिन खत्म करेगा लाजमी। आप इसको यूं समझोगे तो शायद थोड़ी सी बात आसान हो जाए। और भी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। नंबर वन, मैंने कहा अगर किसी सब्सटेंस पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और अपने आप को स्टेबलाइज करेगा। और अगर किसी पे नेगेटिव चार्ज है तो देखो वो अपने आप को जीरो तो करेगा ना यार वो। अब नेगेटिव है तो मतलब इसको लूज करना चाहिए। नेगेटिव का मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जब तक लूज नहीं करेगा न्यूट्रलाइज नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। तो इसलिए Cl- ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को लूज किया और खुद इस पे क्या हो गया? खुद क्लोरीन बन गया। अब आप बोलोगे ये टू कैसे क्यों लगाया आपने? क्योंकि मुझे पता है कि क्लोरीन इज अ डायटोमिक। तो बच्चे पूछते हैं क्या सर हमें याद होना चाहिए? जी आपको पता होना चाहिए कि क्लोरीन इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, इट्स नॉट अ सिंगल, इट्स अ डायटोमिक। अगर कोई आपको बोले कि यार सिंपल ओ कहीं पे लिखा हुआ है, ओ, तो O doesn't exist, O2 exists। O2 is a diatomic form of oxygen molecule। आप कोई बोले N, नहीं, N2 exist, N2 is diatomic। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए ओरिजिनली बाय बर्थ चाहिए कि these are diatomic molecules। ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया। तो ये जितने भी है ना, ये एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डायटोमिक स्टेट, यानी दो दो एटम्स की फॉर्म में रहते हैं। ऐसे ही क्लोरीन भी दो एटम की फॉर्म में, सिंगल नहीं रहता क्लोरीन। तो मैंने यहाँ पे Cl2 लगा दिया। तो एक चीज और नोट किया आपने कि एनोड पे क्लोरीन बन गया, Cl2 बन गया। तो आपको क्या नजर आएगा यहाँ पर? क्योंकि यहाँ Cl बन रहा है ना, आपको यहाँ पर येलोइश ग्रीन गैस नजर आएगी, क्योंकि क्लोरीन का कलर होता है ग्रीनिश येलो। तो जैसे ही आपको ग्रीनिश येलो का शेड नजर आए, आप समझ जाना कि हाँ यार यहाँ पे क्लोरीन आया है। यहाँ पे कौन आया है? क्लोरीन आया है। ये इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट हो गई आपकी सोडियम क्लोराइड की। देखो एक इलेक्ट्रोलिसिस पे जान लगा दो, एक पे कह रहा हूं मैं, एक पे।
अब आप बोलो मैं सबको एक साथ समझ लूं, मैं तो सुपरमैन हूँ, मैं तो टाइगर हूँ। तो भाई आप सुपरमैन नहीं बनो, थोड़ी देर के बाद बन जाना। पहले आप इसको समझ लो कि मोल्टन में क्या चक्कर चल रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे क्या हो रहा है, ऑब्जर्वेशन क्या है। ओके, कौन कैथोड पे जा रहा है, कौन एनोड पे जा रहा है, तो ये बेसिक्स तो पता हो आपको कम से कम। फिर आप आगे भी कर लेना यार, मैग्नीशियम क्लोराइड की भी इलेक्ट्रोलिसिस है, HCl की भी है, H2SO4 की भी है, इवन के Al2O3 की भी है, कॉपर सल्फेट की भी है, सल्फ्यूरिक एसिड की भी है। तो तो वो फिर बात की बात है। तो ये जो जो मोल्टन का केस होता है ना, ये बड़ा सिंपल सा केस होता है, ये सबसे आसान केस होता है, क्योंकि इसमें वाटर तो है नहीं। इसमें सिर्फ दो आयोन्स होते हैं आपके पास, एक पॉजिटिव आयोन है और दूसरा नेगेटिव आयोन है। बड़ा सिंपल सा आयोन है ये। तो इसको देख लो भाई अच्छी तरह से। जैसे NaCl है ना, ऐसे ही KCl भी, लाइक पोटेशियम क्लोराइड भी है। KCl और NaCl दोनों बहन भाई हैं आपस में, क्योंकि जिस ग्रुप में K है उसी ग्रुप में Na भी है, जिस ग्रुप में K है उसी ग्रुप में Na भी है। तो भाई एक ही बात है, एक ही बात है भाई, एक ही बात है। ओके, सेम है, सेम सेम सेम, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप अगर NaCl के बाद KCl की प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपको समझ आ जाएगी बात के मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, सही है जी। तो चलो जी, ये हो गया एक तो। दूसरा ये कि मैंने एक और इलेक्ट्रोलिसिस की है मोल्टन की ही। फर्क इतना है कि ये Na नहीं है बल्कि Mg है, इट्स नॉट सोडियम बल्कि इट्स मैग्नीशियम। तो क्या फर्क पड़ेगा, मैग्नीशियम ग्रुप 2 में है, सोडियम ग्रुप 1 में था तो मैग्नीशियम ग्रुप 2 में। आप डिफरेंस को समझो। देखो आप ना, आप मसले को नहीं देखो, आप इस मसले की जड़ देखो, ये शुरू कहाँ से हुआ था, ये शुरू कहाँ से हुआ था। समझो जरा इस बात को। तो देखो, फिर वही पॉइंट नंबर 1 क्या बोला था मैंने, जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो वो टूट जाएगा, टूट गया, टूट गया। इसमें और उसमें क्या फर्क था, यहाँ आपने Mg+2 लिखा है और वहां क्या लिखा था, Na+। ये कैसे पता लगा, क्योंकि भाई Mg इज इन ग्रुप 2, क्योंकि Mg इज इन ग्रुप 2 तो इस पे पॉजिटिव 2 चार्ज है, और Cl इज इन, सॉरी, Na इज इन ग्रुप 1 तो उस पे +1 का चार्ज था। सेट है, ऐसे पता लग जाएगा आपको। ओके, सिंपल है। तो क्योंकि MgCl2 है तो मैंने लिखा 2Cl-, वहां पे क्या लिखा था, सिर्फ Cl-। देखो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, साथ साथ चलते रहना। ओके, उसी टाइम टोक देना जहां आपको समझना है। अब इस बीकर में बहुत सारे आयोन्स हैं, तो क्या बहुत सारे आयोन्स बन के करेंगे क्या, ऐसे ही बस ऐसे ही बिला वजह में नहीं, भागेगा ये अपने ऑपोजिट की तरफ, भागेगा ये जाएगा नेगेटिव पर, यानी कि कैथोड पर, ये जाएगा एनोड पर, एनोड इज पॉजिटिव। तो Mg2+ गया कैथोड पे, क्योंकि देखो Mg+2 का मतलब इसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई। अगर इस पे +1 का चार्ज होता तो उसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती। अगर एल्यूमिनियम हम आपके पास है ना, तो एल्यूमिनियम इस पे +3 का चार्ज होता है, तो आप समझ जाना ना, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। बट राइट नाउ मैग्नीशियम हैज अ +2 चार्ज, Mg नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन टू गेट इटसेल्फ, लाइक टू गेट स्टेबल, ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। तो Mg ने तो दो इलेक्ट्रॉन लिए और Mg0 बन गया, बेहतरीन काम हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, स्टेबलाइज हो गया। ओके, तो ये तो हो गया कैथोड पे। अब Cl- जाएगा एनोड पे, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बन जाएगा, Cl2, क्लोरीन गैस। जैसे वहां बना था ऐसे ही यहाँ भी बना है। हाँ भाई, ये पूछ रहा है कि Mg के ऊपर +2 का चार्ज क्यों है, क्योंकि Mg इज इन ग्रुप 2। अब तुम ये सोच रहे होगे कि कैसे पता लगा ग्रुप 2 में, पीरियोडिक टेबल आपको दिया हुआ होगा ना, तो वहां से देख लेना आप। इसलिए मैंने +2 का चार्ज लिखा है, मैं घर से नहीं लाया +2 का चार्ज। ओके, सिंपल है ना, आसान सा कॉन्सेप्ट है, इतना मुश्किल नहीं है वैसे ये। और अब आ जाओ जरा आगे आप, ये देखो, वही काम हुआ जो वहां हो रहा था, देख रहे हो आप लोग, समझ रहे हो ना बात को, ये देखो जरा,
बस Na की जगह Mg आ गया, बाकी तो कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। ओके, तो बस इलेक्ट्रोलिसिस हो गई आपकी, आपको कैथोड पे मैग्नीशियम मिल गया। आप देखना थोड़ी देर के बाद कैथोड का साइज बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उस पे मैग्नीशियम आके चिपक जाएगा, और आपको एनोड पे ग्रीनिश येलो गैस नजर आएगी। कौन सी गैस? ग्रीनिश येलो गैस नजर आएगी। तो आप समझ जाना कि यार ये क्लोरीन की प्रेजेंस है। इलेक्ट्रोलिसिस करने का पर्पज ही यही होता है यार, पर्पज ही खत्म हो गया। इलेक्ट्रोलिसिस का पर्पज ही यही होता है। ओके, कि आपने आपको कैथोड पे क्या मिला और एनोड पे क्या मिला, नॉट अदर देन दिस, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बस। बस इस तरह से अगर आप कर लोगे ना, तो चीजें इंशाल्लाह बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी, बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगी। अपनी प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी कंपाउंड ले लो, ये देखो मैंने एक और लिया हुआ है PbCl2। देखो आप, अब देखो जैसे आप सोच रहे हो मैंने भी वैसे ही लिखा हुआ है। देखो जरा, आप अपना जरा माइंड सेट को मैच करने की कोशिश करो। देखो जैसे मैंने आपको चीजें बताई हैं यहाँ पर भी वैसे ही लिखी हुई है, या कोई आपको कोई और डाउट है? देखो जरा इसको गौर से। ओके, सही है ना? अच्छा, एक मैं आपको ये चीज एक्स्ट्रा बता देता हूँ दोबारा से। ये जो मैंने किया है यहाँ पर, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया है। ये मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट की, ये मैंने यहाँ की। अब आप ये सोच रहे होगे सर ऊपर तो टू नहीं लगा हुआ था, आपने टू क्यों लगाया? यहाँ भी टू लगा दिया आपने, यहाँ भी टू लगा दिया आपने, ये क्यों किया? ये मैंने खुद किया जानबूझ के। अब आप बोलोगे क्यों? देखो जब मैं दो इक्वेशंस को ऐड करा रहा हूँ ना, तो इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल आउट होना चाहिए। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? दो। इसमें कितने? एक। तो यार इसको भी दो करो ना यार, आप समझो जरा। अगर ये दो और दो बराबर नहीं होंगे तो कैसे कैंसिल आउट करोगे आप? तो इस इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई करा दिया किससे? टू से। देख रहे हो? कैंसिल। जो बचा मैंने यहाँ लिख दिया। ये ओवरऑल इक्वेशन है। ये क्या है? ओवरऑल इक्वेशन है, सिंपल सी बात है। सही। दोबारा बता रहा हूँ। ओके, मैंने इस इक्वेशन को कॉपी किया, ये, और मैंने इस इक्वेशन को कॉपी किया, ये। अब मैंने क्यों कॉपी किया? क्योंकि मैं इन दोनों को ऐड अप करने जा रहा हूँ। मैं इन दोनों को ऐड अप करने जा रहा हूँ। ओके, लेकिन एक मसला है। जब भी हम ऐड करते हैं इक्वेशंस को, तो इलेक्ट्रॉन को कैंसिल होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन को क्या होना चाहिए? कैंसिल आउट होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन जब आपका कैंसिल आउट हो गया, तो जो चीजें बचेंगी आप वो नीचे लिख दोगी, तो ये आपकी टोटल इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ही सेम नहीं होगा, तो आप कैंसिल आउट कैसे करोगे? तो जब भी आप इक्वेशन को ऐड करते हो ना, तो आपको केयरफुली देखना पड़ता है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है और इसमें कितने। तो इसमें दो थे और इसमें एक था। बिल्कुल यही काम मैंने यहाँ भी किया है। देखो इसको और इसको मैंने ऐड अप कर दिया। अच्छा, यहाँ मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि यार ये पहले से टू और टू बराबर है। डायरेक्ट कैंसिल किया, मेरे पास ये आंसर आ गया। थोड़ा सा अगर फोकस करोगे ना, ये एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है, पता है आपको? आपको ऐसे लगेगा यार सारी चीजें एक ही जैसी चल रही हैं, बस कंपाउंड का नाम चेंज हो रहा है, और लिटरली ऐसा ही है। NaCl है, KCl है, MgCl2 है, CaCl2 है, Al2O3 है, CuSO4 है, H2SO4 है, HCl है, वाटर है। तो ये वो कंपाउंड है जिनकी इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो हमें लाजमी करनी होती है। ओके, PbCl2 जैसे आ गया, ये भी मोल्टन है। इसमें भी कौन कैथोड पे जा रहा है, कौन एनोड पे जा रहा है, आप देख रहे हो। इसका भी ओवरऑल इक्वेशन आपने बनाया है, इसमें भी आपने मल्टीप्लाई नहीं कराया। पता है क्यों? यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन, तो क्या जरूरत है? अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो आप मल्टीप्लाई क्यों करा रहे हो यार? मल्टीप्लाई तो हम कराते ही इसलिए कि इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए। और व्हाट इफ अगर आपको पहले से ही सेम मिल जाए, फिर तो आप इंजॉय, फिर तो और ज्यादा आसान हो गया। एक और मैंने मोल्टन की इलेक्ट्रोलिसिस कराई, इसको भी जरा देख लो गौर से।
उम्मीद है कि आपको बात समझ आ रही होगी अब थोड़ी थोड़ी, तो समझ आनी चाहिए बस बात आपको। ओके, इसको भी देख लो अच्छी तरह से। जैसे मैंने रीडॉक्स के 5 पेपर कराए थे, ऐसे ही मैं इलेक्ट्रोलिसिस के भी कराऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। लेकिन इसके लिए आप बड़े एक्सपर्ट होने चाहिए, यानी इस चीज में कैथोड पे कौन जा रहा है, एनोड पे कौन जा रहा है, मतलब कलर वगैरह। हाँ जी बोलो, समी बोलो, इब्राहिम। सर, और मोल्टेन की जो इलेक्ट्रोलिसिस है ये सबकी ऑब्जर्वेशन सेम ही है। यार ऑलमोस्ट सेम है, बस अगर आपके पास क्लोरीन आ रहा होगा तो आप बोलोगे ग्रीनिश येलो गैस गैस है, अगर आपके पास ब्रोमीन आ रहा होगा तो ब्राउन है। और इसी तरह से अगर आपके पास कोई ग्रुप 1 का मेटल है या ग्रुप 2 का है या फिर कोई भी मेटल है, हम उसको कहते हैं सिल्वरी वाइट मेटल। सिल्वरी वाइट मेटल, तो वो मेटल आपको ऑब्जर्व हो रहा होगा। तो आप देख लेना कि कौन सा कंपाउंड आपको दिया हुआ है। अब जैसे AgCl है, Ag जब कैथोड पे जाएगा तो मुझे सिल्वरी वाइट सॉलिड नजर आएगा। और क्लोरीन जब जाएगा तो क्लोरीन का कलर क्या होता है, क्लोरीन का कलर क्या होता है, ग्रीनिश येलो कलर। तो आई वुड ऑब्जर्व ग्रीनिश येलो कलर, आपको फ्यूम्स नजर आएंगे। आपको ऐसा फील होगा जैसे कैथोड के पास ना फ्यूम्स आ रहे हैं ग्रीनिश व्हाइट कलर के, आप समझ जाना यार वो क्लोरीन के फ्यूम्स हैं। इस तरह से हम थ्रू ऑब्जर्वेशन डिसाइड करते हैं कि यार अभी क्या प्रोडक्ट बना है और अभी क्या प्रोडक्ट बना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द कलर ऑफ द गैस, तो हमें बड़ी आसानी से पता लग जाएगा कि हमारे पास जो प्रोडक्ट बनी है वो कौन सी प्रोडक्ट लाइक बनी है। ओके, सिंपल है, आसान है। मैं ज्यादा इसको फर्दर अभी मैं एक भी इस पे नहीं जा रहा हूँ। अभी आप मोल्टन पे रहो, अभी आप मोल्टन पे रहो, AgCl देख लो, PbCl2 देख लो, MgCl2 देख लो, NaCl देख लो। आप ये सारे के सारे जो केसेस हैं वो मोल्टन के केसेस हैं। ओके, कैथोड पे कौन जा रहा है, एनोड पे कौन जा रहा है, सही है। इक्वेशन में अगर एनोड पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं तो कैथोड की इक्वेशन पे भी हम 2 लगा देंगे। हाँ जी हाँ, देखो कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट ये है, आपने इलेक्ट्रॉन को सेम करना है। मेरी बला से भले कोई सी भी इक्वेशन हो, मैं ये देखूंगा यार इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। किसी में भी कम होंगे ना मैं उसमें लगा दूंगा, किसी में भी अगर कम होंगे। बात को समझो, ये जरूरी नहीं है कि अभी अच्छा इत्तेफाक ऐसा हो रहा है कि जो है ना यहाँ पे आ रहा है 2, यहाँ पे 1 आ रहा है। तो वो बच्चा ये पूछना चाह रहा है कि अगर इसमें पहले से 2 होता और इसमें नहीं होता तो भैया आप यहाँ लगा दो, क्या मसला है यार। देखो कॉन्सेप्ट क्या है यार, आप इलेक्ट्रॉन सेम कर रहे हो ना। तो मुझे मैं इसमें तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि मैं इसको छेड़ रहा हूँ या इसको। मैं तो हर उस चीज को देखूंगा जिसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गए, मैं मुझे मुझे बराबर करना है भाई बस। जब तक आप बराबर नहीं करोगे इक्वेशन बैलेंसिंग में वो कैंसिल आउट कैसे होंगे, समझ रहे हो बात को। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। तो ये हमने कौन सी इलेक्ट्रोलिसिस की है, मोल्टन की इलेक्ट्रोलिसिस की है, किसकी, मोल्टन की इलेक्ट्रोलिसिस। फिर हम बाद में डाइल्यूट एक्वियस की और कॉन्सेंट्रेटेड एक्वियस की इलेक्ट्रोलाइसिस इंशाल्लाह करेंगे। ओके।